how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 7, which is about heat. So today, students, we have to discuss a concept of energy regarding heat. Okay, chalo. So let's begin our chapter with the very first introductory lines, which is given about heat. See, did you ever touch a metal pole in the sunshine? Did you ever eat something right after it was baked in the oven? Did you ever stand next to a fire? In all of these scenarios, you must have experienced a certain degree of heat that causes a sensation in your body that causes you to move away from the heat source. The heat from the sun can cause you to become exhausted and you will sweat, which in extreme cases can lead to dehydration and loss of energy. You will then seek shelter, drink cold water, and turn on a fan or air conditioner to keep your body temperature in check. तो स्टूडेंट व्हाट आर दे सेइंग इज कि क्या आपने कभी भी हीट एनर्जी को या हीट सोर्स को एक्सपीरियंस किया है, जिसके आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि यानी कि जब कोई सनशाइन में कोई मेटल का पोल है, जब आप उसे टच करते हो या फिर जब वो कोई चीज बेक होके आप तुरंत उसको खा लेते हो, या फिर आप कभी नेक्स्ट टू फायर यानी कि बिल्कुल कहीं आग आपने जला रखी है और उसके आप जिस बराबर में अगर आप खड़े हो, तो इन कुछ सिनारियोज में आप क्या एक्सपीरियंस करते हो. सो यू विल एक्सपीरियंस अ सर्टेन डिग्री ऑफ हीट, है ना. एक हीट की डिग्री आपको फील होगी जो आपकी बॉडी के पार्ट्स में क्या एक सेंसेशन क्रिएट करेगी, राइट. और ये सेंसेशन अगर कॉन्टिन्यूस से बढ़ती गई तो आप उस हीट सोर्स से क्या होगे, तुरंत वहां से दूर हो जाओगे. यू विल मूव अवे फ्रॉम दैट हीट सोर्स, राइट. सो जो हीट हमें सन से मिलती है वो क्या करती है, हमको एग्जॉस्ट कर देती है. यानी कि क्या, जैसे जैसे हीट आती है वैसे वैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है. स्वेटिंग होने से क्या होता है, जब बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है. यानी कि हमारी बॉडी में जो अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है वो रिड्यूस होने लगता है और धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन जाता है, जिसकी वजह से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं. यानी कि हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है. फिर उसको रीगेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई शेल्टर ढूंढते हैं, है ना, सो दैट हमें वो सनशाइन हमारे सर पे ना आए. ठीक है, ठंडा पानी पीते हैं, फैन या एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, सो दैट हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर सके, एक मेंटेन कर पाए या बैलेंस कर पाए. अदरवाइज क्या होगा, अगर ये हीट सोर्स कॉन्टिन्यूस रहेगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड वी कैन ऑल्सो फील डिजी काइंड ऑफ. ओके, चलो. So now, first of all, we are having the topic temperature. That what do we mean by temperature? So we can often say that the ice cubes kept in the freezer are very cold. होता है ना, जो ice cubes freezer में रखी होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, हम ऐसा बोलते हैं, है ना. And the water that comes through the tap in winter is quite cold. The tea in the cup is very hot. The terms cool, hot, warm, and very hot are used to describe one of the physical properties of matter. These terms are related because we do not know how hot the tea is or how cold the tap water is. Therefore, we need to measure the degree of coldness or hotness of a matter. The temperature is a measure of the degree of hotness or coldness of a body. So, क्या होता है कि आप कोई भी चीज, जैसे कि आप एकदम बिल्कुल हॉट टी का कप है, जब आप उसे टच करते हो तो आप कहते हो दैट कप इज वेरी हॉट. ठीक है. जो विंटर्स में टैप से पानी आता है उस टैप वाटर को आप कहते हो कि इट इज वेरी कोल्ड. ठीक है. तो इस तरीके से आप वो डिग्री, वो मेजर, जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करते हो, दैट इज नोन एज टेम्परेचर. ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कितना कोल्ड है, उसकी डिग्री को, उसके एक्सटेंट को मेजर करना इज नोन एज टेम्परेचर. ओके, चलो. सो नाउ वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. यानी कि अब टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है. सो वी मेजर टेम्परेचर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मामीटर. किसके थ्रू? एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज नोन एज थर्मामीटर. उसके थ्रू आप किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हो. ठीक है. सो ऑल थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर बाय मेकिंग यूज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट वेरीज विद टेम्परेचर. वन सच प्रॉपर्टी इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर. तो एक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब एक जितने भी थर्मामीटर्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो थर्मामीटर मेजर करते हैं वो उस सब्सटेंस की किसी भी एक प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ, है ना, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं. उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. की सब्सटेंस जो है उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना चेंज हो रहा है, कितना एक्सपेंड या कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है टेम्परेचर के साथ, उससे भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. सी दिस इज द डिजिटल थर्मामीटर विच इज देयर इन द मार्केट, और इसके थ्रू हम अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेजर करते हैं. नाउ टेम्परेचर स्केल.
सो टेम्परेचर स्केल क्या है? जैसे जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे इंचेस, सेंटीमीटर, इसी तरीके से डिफरेंट यूनिट्स यूज करी जाती हैं किसको मेजर करने के लिए? टेम्परेचर को। यानी कि इंस्ट्रूमेंट तो थर्मामीटर है, लेकिन थर्मामीटर भी जो टेम्परेचर मेजर करेगा उसकी कोई डिग्री होगी, उसकी कोई यूनिट होगी, है ना? ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती है, ठीक है? और इन सभी यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल से। एक सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड। कैसे एक टेम्परेचर स्केल को डिफाइन किया जाता है, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। Two reference temperatures are chosen and the difference between these two temperatures is further broken down into a certain number of division. Each division is called 1 degree. तो क्या लिया जाता है? 2 रेफरेंस टेम्परेचर लिए जाते हैं और इन 2 रेफरेंस टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फर्दर और कुछ छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक डिवीजन को कितना 1 डिग्री लिया जाता है, ठीक है? सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? 2 कॉमनली यूज होने वाले जो स्केल हैं दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? एक और थर्ड स्केल हमारे पास है जिसको हम केल्विन स्केल कहते हैं, जिसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ किसके बारे में? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में डिस्कस करना है। So first of all, we are having about Celsius scale. Celsius scale, ये this is the picture of Celsius scale. ठीक है? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिग्री सेल्सियस से हम इसको पढ़ते हैं ऐसे। This is the sign of degree and this we have written capital C. तो इस सेल्सियस स्केल को ऐसे देखा जाता है, डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं किसके ऑनर में? एंड्रूस सेल्सियस के ऑनर में, ठीक है? या फिर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। So on this scale, the freezing point of ice is taken as 0 degree Celsius and the boiling point of water as 100 degree Celsius. The difference between these 2 points is divided into 100 degree. तो सेल्सियस स्केल में क्या, जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो फर्दर डिविजन्स हैं वो कितने हैं? 100 डिग्रीज के डिविजन है। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग फ़ारेनहाइट स्केल, जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट है ना बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? और पढ़ा जाता है इसको क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल में क्या होता है? 32 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या है? आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक? फिर इन दोनों पॉइंट्स में जो डिफरेंस है बीच में वो कितने? 180 डिग्री में डिवाइड है। दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हाट? योर फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है? दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल। Now, next we are having conversion formula. Conversion formula means what? कि दोनों इक्वेशंस को या दोनों डिग्रीज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? सी टू सिंपल इक्वेशंस गिवन बिलो विल हेल्प अस टू कन्वर्ट वन टेम्परेचर स्केल इनटू अनदर। 2 सिंपल इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि F इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32, यानी कि फ़ारेनहाइट में अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को तो मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 30, या आपको किसी डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है देन 5/9 इंटू F माइनस 30। F किसके लिए स्टैंड करेगा? फ़ारेनहाइट के लिए एंड C विल स्टैंड फॉर सेल्सियस, ठीक है? सो लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन प्रॉपर्ली। तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि कन्वर्ट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना? सेल्सियस में करने के लिए तो आप क्या करेंगे? C 5/9, ठीक है? और यहाँ पे क्या F लेना था? F की वैल्यू कितनी? 86, तो 86 माइनस 32, ठीक है? सो 86 माइनस 32 कम्स आउट टू बी 54, देन 54 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। Now, next is the temperature during a hot day in Delhi was 45 degree Celsius. Express this temperature in degree Fahrenheit. एक दिल्ली का हॉट डे का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस था और आपको बोला है कि इस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? चलो, तो सोल्यूशन क्या है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है C मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। C की वैल्यू कितनी गिवन थी हमको? 45 डिग्री सेल्सियस गिवन थी, तो C की जगह 45, देन द सेम फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। So 45 into 9/5 comes out to be 81. Then we will add 32, then it will be 113 degree Fahrenheit. Means what? कि 45 degree Celsius is 113 degree Fahrenheit in, okay? चलो,
नाउ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं? सी, the substance that is generally used in conventional thermometer is either mercury or alcohol. Based on this, there are two types of thermometer: mercury thermometer and alcohol thermometer. So generally जो substance जिसमें किसी भी conventional thermometer के अंदर यूज किया जाता है वो या तो mercury होता है या alcohol होता है. तो इस बेसिस पर हमारे पास दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं. एक होते हैं आपके कौन से, मरकरी थर्मोमीटर, और दूसरे अल्कोहल थर्मोमीटर. ठीक है, सबसे पहले मरकरी थर्मोमीटर 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने पहला मरकरी थर्मोमीटर क्या किया था, इन्वेंट किया था. यानी कि मरकरी क्या है, एक मेटल है, जिस लिक्विड मेटल है, ओनली लिक्विड मेटल विच इज एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो इसको थर्मोमीटर्स के अंदर यूज किया गया था. क्यों यूज किया गया था, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, सो दे हैव गिवन अस मरकरी क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में. यानी कि 38.87 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है एंड 356.58 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट होता है. रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज ऑफ इट सिल्वरी ग्रे कलर. ठीक है, काफी इजीली हम इसको देख पाते हैं क्योंकि इसका कलर कैसा है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है. ये ग्लास के साथ स्टिक नहीं होता एंड इट हैज अ फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. यानी कि काफी यूनिफॉर्मली रेट से क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है एक टेम्परेचर की वाइड रेंज के लिए. ओके, नेक्स्ट इज अल्कोहल थर्मामीटर. यानी कि वो थर्मामीटर जिसमें अल्कोहल को यूज किया जाता है उनको हम अल्कोहल थर्मामीटर बोलते हैं. और उसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर मर्करी थर्मामीटर. क्या क्या एडवांटेजेस है कि अल्कोहल इज चीपर, है ना, एंड लेस हार्मफुल देन मर्करी. मर्करी के कंपैरिजन में अल्कोहल सस्ता भी है, चीपर भी है, हार्मफुल भी कम होता है. ठीक है, एंड इट कैन मेजर मच लोअर टेम्परेचर. यानी कि काफी कम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है. कितना, अप टू -115 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू मर्करी थर्मामीटर. ठीक है, लेकिन the main disadvantage is that alcohol thermometers cannot measure temperatures higher than 78 degrees Celsius, whereas mercury thermometers can measure much higher temperature. तो वही है, every coin has two side. अगर किसी का कुछ फायदा है तो नुकसान भी है. अल्कोहल थर्मोमीटर काफी लोअर टेम्परेचर तो मेजर कर सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर्स में ये केवल कितना 78 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है. जबकि क्लिनिकल और वी कैन से द मर्करी थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रीडिंग द कन्वेंशनल थर्मोमीटर. यानी कि कन्वेंशनल थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है. कन्वेंशनल थर्मोमीटर यानी कि वो थर्मोमीटर जो हम अपनी लैबोरेटरीज में यूज करते हैं उनको हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर बोलते हैं, है ना. और वो जिनको हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं दैट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. राइट, दिस इज योर लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक, चलो, सो एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर के पिक्चर हमको गिवन है ना. इसमें क्या है, एक थिन ग्लास ट्यूब होती है. ठीक है, ये देखो, ये पूरी ट्यूब है पतली सी ग्लास की विच इज सील्ड एट वन एंड. एक एंड पे सील्ड होती है और एक एंड पे बल्ब होता है. यहाँ से ये सील्ड है इस तरीके से और ये आपका क्या है, यहाँ पे बल्ब है. ओके, चलो, नाउ बल्ब इज जनरली फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मर्करी और अल्कोहल लैबोरेटरी थर्मोमीटर. अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, या तो मर्करी फिल्ड होती है या अल्कोहल फिल्ड रहता है. डिपेंड करेगा कि वो थर्मामीटर मर्करी थर्मामीटर है या अल्कोहल लैबोरेटरी थर्मामीटर है. नाउ मर्करी कैसे दिखती है, एक सिल्वरी ग्रे लाइन की तरह दिखती है और अल्कोहल कैसे दिखेगा, रेड लाइन की तरह दिखेगा थर्मामीटर के अंदर. तो जब आपको इस थर्मामीटर पर टेम्परेचर को रीड करना होता है तो आप सिर्फ क्या करते हो, इस नंबर को, यू जस्ट रीड द नंबर ऑन द स्केल एट द टिप ऑफ द रेड और सिल्वरी ग्रे लाइन. ठीक है, जो ये सिल्वरी ग्रे लाइन या रेड लाइन के टिप पे जो नंबर होगा हमें सिर्फ उसको रीड करना होता है, वो हमारा टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है. ठीक है, और उसके साथ हमें यूनिट जरूर लगानी होती है, आइदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. ठीक है, सो कितने टाइप्स के थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली क्या होता है, मर्करी थर्मामीटर होता है और डिजिटल थर्मामीटर ज्यादातर आपके आजकल टाइम पे क्या हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं. ठीक है, जो टेम्परेचर की रेंज होती है, ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर के, वो कहाँ से कहाँ तक की होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक की होती है. ठीक, अब क्लिनिकल थर्मामीटर के दो आपको फीचर्स गिवन है. नंबर 1, देयर इज अ लिटिल एरो, एक छोटा सा एरो होता है 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. ठीक है, ये पहला फीचर है. नेक्स्ट क्या है, उसके बाद
कि there is a construction or kink in the tube near the bulb. This kink has been made to ensure that the mercury in the thermometer does not contract and flow back before the temperature has been right. फिर इस बल्ब के पास जो ट्यूब होती है ना, तो उसमें जो बल्ब है उसके पास एक किंक या फिर एक कंस्ट्रक्शन होता है. इसका काम क्या है, ये ऐसे क्यों बनाया गया है कि यानी कि मरकरी का स्केल जिससे से बढ़ता जाएगा, जब आप किसी के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करोगे तो जब तक उस टेम्परेचर को रीड नहीं किया जाता तब तक मरकरी के लेवल नीचे ना आए, इसके लिए इस किंक को बनाया जाता है. चलो, अब किसी भी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. क्या क्या स्टेप्स है? फर्स्ट, शेक द थर्मामीटर a few times so that the mercury, the silvery gray line goes below the normal body temperature mark. ठीक है, सबसे पहले आपको थर्मामीटर को उस टाइम वैसे इस तरीके से शेक करना है ना. शेक क्यों करना है? सो दैट जो मरकरी यानी कि जो सिल्वर ग्रे लाइन इसमें आपको दिख रही है वो नॉर्मल मार्क से नीचे आ जाए. ठीक है, चलो उसके बाद place a thermometer in the armpit or under the tongue of the person whose temperature is to be taken and wait for 2 minutes. फिर आपको उस थर्मोमीटर को या तो आर्मपिट के अंदर या टंग के नीचे रखना है उस पर्सन के जिसका बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करना चाह रहे हो, और रखने के बाद वी हैव टू वेट फॉर अराउंड 2 minutes. आफ्टर दैट टेक आउट द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर बाहर निकाला जाएगा. फिर हमको टेम्परेचर को रीड करना है उस पॉइंट पर जहाँ पे सिल्वर लाइट जो है मरकरी की वो एंड हो रही है. ठीक है, तो कीप द थर्मोमीटर लेवल विद योर आई फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग. आप उसका अपने आई लेवल पे लेकर आएंगे इस तरीके से थर्मोमीटर को एक्यूरेट रीडिंग करने के लिए. ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस आपको गिवन है यहाँ पे जो हमें एक मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर को होल्ड करते वक्त, यूज करते वक्त ध्यान में रखने हैं. नंबर 1, वॉश द थर्मोमीटर वेल एंड डिप इट इन एन एंटीसेप्टिक लिक्विड बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट. ठीक, यानी कि जो मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आपको उसको प्रॉपरली वॉश, क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक लिक्विड के अंदर. बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ थर्मोमीटर, इट कैन ब्रेक इजीली. रिमेंबर मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. तो यूज करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ग्लास ही तो है और अंदर मरकरी है. मरकरी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो किसी को भी हार्म हो सकता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू हीट. So heat is what? It is a form of energy. See, have you stirred hot tea or water with a stainless steel spoon? Next time you do this, leave the spoon in the hot liquid for a little while. Now touch the handle of the spoon. What do you notice? The handle of the spoon would have got a little warm. Why did the handle of the spoon become warm? When there is a difference in temperature between two bodies, a certain type of energy flows between them. This is energy is called heat energy. तो क्या आपने कभी देखा हो कि कोई स्टेनलेस स्टील स्पून है, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, किसी हॉट टी या हॉट वाटर को स्टिर कर रहे हो. स्टिर करने के बाद आप स्पून को उसके लिए कुछ थोड़ी देर तक आप क्या कर दीजिए, उसको उसी के अंदर छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो वो स्पून का टेम्परेचर क्या हो चुका है, थोड़ा सा वार्म हो चुका है. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट, जब भी कोई दो बॉडीज के जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, अगर एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, तो क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज हीट एनर्जी. यानी कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हाई लेवल टू लो लेवल. ठीक है, चलो. सो हीट को हम बहुत सारी सिचुएशंस पे यूज करते हैं, जैसे कि फूड कुक करने के लिए, स्टीम इंजन को रन करने के लिए, हीटिंग वाटर फॉर बेदिंग, नहाने के लिए हम गर्म पानी करते हैं, क्लोथ्स को आयरन करने के लिए, और बहुत सारे पर्पस के लिए हीट एनर्जी का यूज किया जाता है. ठीक है, उसके बाद वी हैव लर्न दैट एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने की कैपेसिटी है. तो यानी कि जब हम हीट को भी क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि हीट भी वो एनर्जी है वेयर एज टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी. यानी कि हीट तो एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन टेम्परेचर एनर्जी नहीं होता है. टेम्परेचर है कि हीट एनर्जी को मेजर करने की यूनिट. ओके, चलो. Now, heat is defined as the energy transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature when both the bodies are in contact. Heat is transferred from a hot body to a cold body till both the bodies attain the same temperature. So, heat क्या है? जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जिसमें से एक बॉडी का टेम्परेचर कम है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट एनर्जी क्या होगी? हीट एनर्जी है हाइयर बॉडी वाले टेम्परेचर से लोअर बॉडी वाले टेम्परेचर में ट्रांसफर होगी जो. ठीक है, उसको आप हीट बोलोगे, लेकिन कंडीशन इज दैट दोज टू बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, राइट. और तब तक वो क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, जब तक दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल या बैलेंस नहीं हो जाता. ठीक है, चलो. नाउ मेजरिंग हीट. हीट को मेजर करा जाता है जैसे कि हम लेंथ को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं,
ऐसी हीट एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मैटर की होती है उसको कैलोरीज या जूल्स में हम मेजर करते हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैलोरीज या जूल में किया जाता है, यानी कि एसआई सिस्टम में, जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, तो हीट एनर्जी को जूल्स में मेजर किया जाता है और जूल का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल जे। ओके, चलो, फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो मतलब क्या, यानी कि वो मेथड्स जिससे हीट एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कितने मोड्स है, 3 मोड्स है। नंबर 1 कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। सबसे पहले कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि पहले भी एग्जांपल्स गिवन थे, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, विद हॉट सॉलिड और लिक्विड, यानी कि मान लो कोई मेटल ऑब्जेक्ट है ना, और मेटल ऑब्जेक्ट हीट अप हो रहा है, हीट कब हो रहा है, जब वो किसी भी हॉट सॉलिड या हॉट लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक, एग्जांपल, एक स्टेनलेस की स्पून थी, वो क्या हो गई थी, हॉट हो गई थी जब हमने उसको एक हॉट लिक्विड के अंदर रखा था। ठीक है, सो ये किसकी वजह से हुआ, द हीट फ्रॉम द हॉट लिक्विड मूव्स टू द कंटेनर फ्रॉम देयर टू द स्टेनलेस स्टील स्पून। तो क्या वो जो हॉट लिक्विड अंदर रखा था टी, उसकी जो हीट थी वो सबसे पहले उस कंटेनर में गई, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है, और वहां से वो उस स्टेनलेस स्पून के अंदर ट्रांसफर हो गई, जिसके अंदर हमने ऐसे रख दी। ठीक है, इस तरीके से हीट का ट्रांसफर हुआ है। तो कंडक्शन कैसे होता है, तो कंडक्शन को समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि किसकी मैटर किस चीज से मिलकर बना है। हमें पता है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस व्हिच हैज मास। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो सभी ऑलमोस्ट मैटर है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ मास होता है और सभी चीजें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अब ये मैटर किसका बना है, मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स की हेल्प से, राइट। चलो, पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स भी क्या एक तरीके का मैटर के स्टेट है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही कोई भी पार्टिकल अपने अंदर क्या कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेस टू मूव अराउंड, राइट। चलो, यानी कि वो क्या करते हैं, एक ही फिक्स पॉइंट पे रह के वाइब्रेट करते हैं, जो भी आपके सॉलिड स्टेट के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है अंदर वो अपने एक फिक्स पॉइंट पे रह के ही वाइब्रेट करते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड रॉड बीइंग हीटेड एट वन एंड बाय अ कैंडल फ्लेम, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिए, एक सॉलिड रॉड लिए कुछ इस तरीके से, जिसको आप हीट कर रहे हो कैंडल की फ्लेम पर। ठीक है, सो हीट क्या होगी, जैसे जैसे इंक्रीज होगी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं उस रॉड के एक एंड पे, है ना, जो कि कौन से एंड पे, ये वाले एंड पे जो आपके फ्लेम के कांटेक्ट में आ रही है ना, यहाँ के पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स में अंदर ही अंदर जो वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बीइंग इंक्रीज्ड ड्यू टू हीट। ठीक है, फिर ये जो पार्टिकल्स है कोलाइड करेंगे, यानी कि एक दूसरे में बम्प करेंगे विद ईच अदर, and in the process transfer the energy to their more slowly moving neighbors further away from the plane। धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा आपस में कोलाइड करेंगे तो वो हीट एनर्जी को क्या करेंगे, अपने से जो दूर पार्टिकल्स है वहां पे ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो कांटेक्ट में नहीं भी है उस रॉड का वो पार्ट जो फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं भी है, वो भी धीरे धीरे हॉट होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स अंदर क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को अपने से दूर आगे भी ट्रांसफर करते जा रहे हैं। वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। सो इससे क्या होता है, वाइब्रेट, यानी कि वो फास्टली वाइब्रेट करते हैं एंड इन टर्न पास द वाइब्रेशन ऑन टू द नेबर्स, और धीरे धीरे अपने जो नेबर पार्टिकल्स है उनमें भी वाइब्रेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वहां तक भी आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी जहां फ्लेम के कॉन्टैक्ट में पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल to the next. Although each individual particle remains in its original location, therefore we can say that conduction is a mode of heat transfer from a region of lower temperature within a body, or when two bodies are in contact and takes place by collisions between neighboring atoms and molecules of the body. So इस तरीके से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, पूरे की पूरी रॉड में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टिकल क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड है, कोई भी पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिलेगा नहीं, बस वही पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कंडक्शन है, कंडक्शन क्या है, हीट का ट्रांसफर होना एक लोअर टेम्परेचर से, ठीक है, बॉडी के अंदर लोअर टेम्परेचर में जब हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, या फिर जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती हैं और क्या होता है, उनके जो नेबरिंग एटम्स है उनके बीच में कॉलिजन होता है, कॉलिजन होने से जब हीट का ट्रांसफर होता है तब क्या होता है, कंडक्शन अकर्स। ठीक है,
यानी कि जो सॉलिड मेटल्स या लिक्विड मेटल्स के केस में आप कह सकते हो हीट जो ट्रांसफर होती है वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। तो कंडक्शन क्या है, ये प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफर का, जहाँ पे सॉलिड कंडक्शन होता है हीट एनर्जी का विद इन अ बॉडी या फिर दो बॉडीज के बीच में जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है। रेट ऑफ कंडक्शन जो है हीट का वो डिफरेंट होता है हर एक डिफरेंट मटेरियल में, है ना। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट एनर्जी को अपने थ्रू इजिली अलाउ कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने थ्रू हीट एनर्जी को फ्लो करने के लिए इजिली अलाउ नहीं करते हैं। इस बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, नंबर 1 कंडक्टर्स एंड नंबर 2 इज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होंगे, वो सारे मटेरियल्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम तरीके से हीट को अपने थ्रू पास होना अलाउ करेंगे। वो डिपेंड करेगा एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ठीक है। यानी कि कोई भी मटेरियल अपने थ्रू हीट को कंडक्ट करने की इसके पास कितनी एबिलिटी है, इस बेसिस पे मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर्स। सो व्हाट आर कंडक्टर्स, वो सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हीट पास हो जाती है इजीली, ठीक है। सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट कैन पास इजीली, उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं या सिंपली कंडक्टर्स कह सकते हो। ज्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, हीटिंग रॉड्स बनाने के लिए, या जो भी आपके मटेरियल्स हैं ज्यादातर को बनाने के लिए आप यूज करते हो। सिल्वर सबसे बेस्ट नोन कंडक्टर है आपका हीट का। नाउ नेक्स्ट सब्सटेंसेस विच थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो इजीली, वो सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकती है उसको बैड कंडक्टर्स कहा जाता है हीट का, या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, पेपर, क्लोथ, फर, रबर एंड बेकलाइट। बेकलाइट क्या है, एक हार्ड प्लास्टिक का ही टाइप होता है। ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। वुड एंड बेकलाइट इनको हम यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के क्या जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, सो दैट हम जब खाना बनाते हैं तो उन हैंडल्स को हम पकड़ सके यूटेंसिल्स को, है ना, और हमारे जो हाथ है वो सेफ रहे, ठीक है। बिकॉज क्या होते हैं ये जो वुड और बेकलाइट है, दे आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, राइट। चलो उसके बाद क्विल्स और वुलन क्लोथ्स काफी फ्लफी होते हैं। ये भी क्या करते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। यानी कि जो फाइबर्स से मिलकर ये बनाए जाते हैं कपड़े, इन फाइबर्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे एयर ट्रैप हो जाती है। एयर क्या है, एयर एक बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। इसकी वजह से क्या करती है, ये हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देती, और इसीलिए जो कपड़े होते हैं क्विल्ट और वुलन जो क्लोथ होते हैं, ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ओके, चलो इसके बाद वी आर हैविंग सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गिवन है, यानी कि बोथ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे लिए यूजफुल है, हमने अभी बताया। डिपेंड करेगा उसकी क्या नीड है, जैसे कि हम कंडक्टर्स का, जैसे कि मेटल्स की बात करूँ तो यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए, और जो हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक होते हैं उसको हम यूटेंसिल्स के क्या जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है क्या नीड है, उस अकॉर्डिंग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, राइट। जैसे कि अब हम वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं विंटर्स में, क्योंकि वूल क्या है, एक हीट का बैड कंडक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी वार्मथ को अंदर रिटेन रखता है। वूल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, सीरीज होती है कर्ल्स की, इन सबको क्या बोलते हैं, क्रिम्प कहते हैं। और ये जो क्रिम्प है क्या करते हैं, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स अंदर क्रिएट करते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रिम्स होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स होंगे, यानी कि वो उतना ज्यादा एयर को होल्ड या ट्रैप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या बन जाती है, एक थिन लेयर ऑफ एयर है, एयर की एक पतली सी लेयर बन जाती है हमारे अराउंड, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, इंसुलेट करती है, यानी कि हीट को बाहर अलाउ नहीं करती जाने से। इससे कोल्ड वेदर से हमको प्रोटेक्ट करती है ना। और जो बॉडी की हीट है वो अंदर ही अंदर रिटेन रहती है, यानी कि बाहर की ठंड हमें नहीं महसूस हो, ठीक है। चलो नाउ कन्वेक्शन ऑफ हीट, हीट का कन्वेक्शन पढ़ते हैं। सो ये जो मोड है हीट ट्रांसफर का, ये लिक्विड्स और गैसेस में यूजुअली हमको देखने को मिलता है। लिक्विड्स और गैसेस भी मैटर की स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा फ्लूइड वाली स्टेट में होते हैं, यानी कि डेंसली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत उनके बीच में स्पेस होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी कि कन्वेक्शन क्या है, प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर माना जाता है, ठीक है। चलो तो ये जो मेथड है, ठीक है, जहां हीट ट्रांसफर होती है बाय मास मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। लिक्विड और गैस उसके खुद के अंदर जब मास मूवमेंट होता है हीट ट्रांसफर का, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। अब कन्वेक्शन के आपको कुछ एप्लीकेशंस गिवन है,
है ना। सो प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट कैन बी यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशन, यानी कि कन्वेक्शन का जो प्रिंसिपल है बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि आप कभी एक फ्लूइड को वार्म करते हो तो आपको उसको सबसे पहले आप नीचे से वार्म करते हो, राइट, है ना। इफ अ रूम हैज टू बी वार्म विद अ रूम हीटर, द हीटर शुड बी प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल सो दैट द रूम गेट्स वार्म इवनली। अगर आपको किसी रूम को गर्म करना है, वार्म करना है रूम हीटर के थ्रू, तो आपको उस रूम हीटर को किसी लोअर लेवल पर रखना चाहिए, क्योंकि नीचे से क्या होगी, ठंड सॉरी जो हीट है वो बनेगी और पूरा कमरा जो है आपका धीरे धीरे क्या होगा, वार्म हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसी जो एयर कंडीशनर होते हैं जिसको हम रूम को कूल करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम कहाँ रखते हैं, थोड़ा हाइयर लेवल पे लगाते हैं, है ना। पहले टाइम पे विंडोज और वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे इस तरीके से, सो दैट बिल्डिंग्स कुड बी केप्ट कूल इन विंटर्स, ठीक है। वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे, विंडोज बनाई जाती थी, खूब ऊंची ऊंची विंडोज और वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे, तो दैट गर्मियों में क्या रहे, कमरे या जो रूम है वो ठंडे रहे। तो नेक्स्ट टाइम यू विजिट ओल्ड बिल्डिंग्स, लुक आउट फॉर दीज स्पेशल फीचर्स, ठीक है। चलो, नाउ रेडिएशन ऑफ हीट। हीट एनर्जी कैन बी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जस्ट लाइक लाइट। जैसे लाइट मूव करती है, ऐसी हीट एनर्जी भी वेव्स की फॉर्म में मूव कर सकती है। अब जो ये वेव्स है, यानी कि दोनों ही वेव्स, बोथ हीट और लाइट, है ना, और बाकी सारे टाइप्स की जो वेव्स होती हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन। वो एनर्जी जो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है उनको हम रेडिएशंस कहते हैं। जैसे कि आपकी लाइट जो है बहुत सारे डिफरेंट मीडिया में ट्रैवल कर सकती है, चाहे एयर हो, वाटर हो, है ना। सो वैक्यूम में भी हीट रेडिएशंस आसानी से ट्रैवल, ऐसे ही जो आपका हीट है, हीट भी आसानी से डिफरेंट मीडियम्स में या फिर इवन वैक्यूम में भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। All bodies give out energy that travels in the form of radiations, much like light through space. Energy from the sun reaches us through radiation. Bodies that absorb this radiations become hot. ठीक है, सभी बॉडीज क्या करती हैं, एनर्जी को बाहर रेडिएट करती है वेव्स के फॉर्म में, जिनको हम रेडिएशंस कहते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी बाहर निकलती है, इस तरीके से हीट एनर्जी निकलती है। सन है, सन की जो हीट है, सन की जो लाइट है, वो भी स्पेस से बाहर हमारे एटमॉस्फेयर तक आती है, किस फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में। जिससे भी बॉडी पर ये रेडिएशंस फॉल करती है, वो बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स कलर, ठीक है। अब कोई भी बॉडी कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि वो बॉडी जो ब्लैक होती है कलर की, वो ज्यादा रेडिएटेड हीट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है एज कम्पेयर टू व्हाइट बॉडीज, ठीक है। सो वी फील मोर कंफर्टेबल wearing white and light colored clothes in summer. This is because white clothes absorb comparatively less amount of heat than dark clothes and therefore keeps relatively cooler. इसीलिए समर्स में हम यूजुअली कैसे व्हाइट या फिर जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उनको पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हीट एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू डार्क और ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स, राइट। फिर उसका रिवर्स अप्लाई होता है विंटर्स में, यानी कि विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं हमारी सराउंडिंग से, है ना, और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। यानी कि डार्क क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड वंस, है ना। तो ये जो रिवर्स है ये भी बिल्कुल ट्रू है। ब्लैक एंड डार्क बॉडीज रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड बॉडीज। तो ब्लैक कलर की, ये जो डार्क कलर की बॉडीज होंगी वो ज्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करती हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जैसे कि हीट रेडिएशंस आपके वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, जैसे कि एयर में करती है। लाइट रेस ऐसी वैक्यूम में हीट रेडिएशंस ट्रैवल कर सकती हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर में क्या होता है, मिरर्स होते हैं उसकी हीटिंग कॉइल के पीछे। ये क्या करते हैं, ये हीट जो हीलिंग कोड रेडिएट करता है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, कहाँ, हीटर के सामने की तरफ, है ना। इस तरीके से जो हीट रेडिएट होती है उस डायरेक्शन में जो हीटर के पीछे होता है उसी डायरेक्शन में होगी और वेस्ट नहीं होती है। यानी कि बाहर से निकलने वाली सारी रेडिएशंस आप सामने जाती है, सामने से आपके रूम की तरफ आती है, वेस्ट कहीं नहीं होती है। सोलर पैनल जो हम अपने घर में यूज करते हैं, है ना, हीटिंग वाटर के लिए, ठीक है, ये सब क्या है, ये डिजाइन किए गए हैं क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सन। सन की जो हीट एनर्जी आती है, रेडिएशंस आते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। एक ब्लैक मेटल शीट है जिसको इसमें यूज किया जाता है सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन कर सके। नाउ वी आर हैविंग द कंपैरिजन बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों के बीच में आपको एक कंपैरिजन गिवन है
ठीक है, एक टेबल गिवन है, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या एक्चुअल मूवमेंट यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है तो जाके हीट का ट्रांसफर होता है। जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ। मॉलिक्यूल्स में जब आपस में खुद में मूवमेंट होता है तब जाके हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है इन कन्वेक्शन। और रेडिएशंस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है विदाउट अ मीडियम, बिना मीडियम के भी। कंडक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कन्वेक्शन में भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है, रेडिएशन में मीडियम इज नॉट नीडेड। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मटेरियल के। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर यूजुअली आपका ऊपर की तरफ होता है और रेडिएशंस में कहाँ होता है, रेडिएशंस में भी इन ऑल डायरेक्शन होता है हीट का ट्रांसफर। कंडक्शन में ये यूजुअली कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन आपका सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में हो सकता है और रेडिएशंस आपका इन अ मीडियम, हर एक मीडियम पे पॉसिबल है, इवन इन वैक्यूम में भी रेडिएशंस पॉसिबल है। कंडक्शन में ट्रांसफर स्लो होता है, कंडक्शन में ट्रांसफर फास्टर होता है और रेडिएशंस में ट्रांसफर जो है सबसे फास्टेस्ट होता है। ओके चलो, नाउ प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट। हीट का जो प्रिवेंशन है, ठीक है, यानी कि हीट लॉस ना हो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। एक थर्मो फ्लास्क है जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है how heat loss by all the modes of heat transfer, namely conduction, convection, radiation is minimized. Let us see how this is done. एक थर्मोस फ्लास्क होता है, जैसे कि ये है थर्मो फ्लास्क, यूजुअली आप इसे यूज करते हो, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कैसे हीट लॉस बाय ऑल द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तीन ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड हमने पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। थर्मोस फ्लास्क को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इन तीनों ही मोड से किसी से भी क्या नहीं होता, इसके अंदर हीट का लॉस नहीं होता है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। So thermos flask maintains the temperature of the substance in it. It keeps hot things hot and cold things cold for a long time. This is achieved by minimizing the exchange of heat between the substance kept in the flask and the surrounding. यानी कि ये क्या करता है, थर्मोस फ्लास्क के अंदर आप जो भी चीज रखोगे उसके टेम्परेचर को एज इट इज मेंटेन रखता है। अगर कोई हॉट चीज रखी जाएगी तो वो हॉट रहेगी और कोल्ड चीज रखी जाती है तो वो कोल्ड रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो हीट का एक्सचेंज है वो मिनिमाइज, बहुत ही कम कर दिया जाता है। जो भी सब्सटेंस इसके अंदर रखा होता है फ्लास्क के अंदर, उसकी जो उसके सराउंडिंग्स के बीच में जो हीट का एक्सचेंज होता है उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लास्क में क्या होती है, फ्लास्क में डबल वॉल्ड ग्लास कंटेनर होता है। डबल वॉल ग्लास का कंटेनर होता है, एक वैक्यूम क्रिएट करा जाता है दोनों ही वॉल्स के बीच में, है ना, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। दोनों ही जो वॉल्स है क्या करी जाती है, प्रॉपर्ली पॉलिश करी जाती है, शाइनी सिल्वर कलर की, है ना। जो फ्लास्क का बाहर वाला केस होता है उसमें क्या होता है, और जो उसकी लिड होती है उसको एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह से, सो दैट क्या हो, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज वर्किंग ऑफ थर्मोस फ्लास्क, यानी कि थर्मोस फ्लास्क कैसे काम करता है। तो थर्मोस फ्लास्क कैसे, हमने अभी बताया कि जो भी इसके अंदर कंटेंट रखा होगा उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे, नंबर वन, हीट लॉस बाय कंडक्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंसुलेटेड आउटर केस, यानी कि कंडक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हो सकता था वो बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाता है। किसकी वजह से, इसमें जो हम इंसुलेटेड आउटर केस लगाते हैं इसका, उसकी वजह से। फिर कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस होता था वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है। कैसे, जो दोनों वॉल्स के बीच में हम पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर इसको सील कर देते हैं, इसकी वजह से कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट लॉस नहीं हुआ था ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फिर रेडिएशंस को मिनिमाइज किया जाता है, किसकी वजह से, शाइनी सिल्वर कलर पे पॉलिश किया जाता है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की जो इनर वॉल्स का सरफेस है उसको शाइनी सिल्वर ग्रे कलर से क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। उसके थ्रू रेडिएशंस के थ्रू भी हीट एनर्जी वहां से ट्रांसफर नहीं होती है, और जो अंदर सब्सटेंस रखा है थर्मोस फ्लास्क के, वो कैसा रहता है, एज इट इज टेम्परेचर का रहता है। Okay, so student, the chapter has been completed over here. I hope the chapter is very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care. Thank you, everyone.